गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं इतिहास की दूसरी चैप्टर राजा, किसान और नगर को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्यकालीन जो साम्राज्य थे उनके विस्तार के बारे में, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में, और आज हम लोग मौर्यकालीन सम्राट की, या हम यूँ कह सकते कि चंद्रगुप्त से लेकर सम्राट अशोक तक, जो 322 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक मौर्यकालीन शासन के महत्वपूर्ण सम्राट बने रहे, और इन्हीं सम्राटों के द्वारा जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी, इन्हीं व्यवस्थाओं का चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय प्रशासन। पहला कौन सा है? केंद्रीय प्रशासन। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। तीसरा है नगरीय प्रशासन या नगर शासन, और चौथा है ग्राम प्रशासन, जिनको ग्रामीण शासन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं केंद्रीय प्रशासन को। मौर्यकालीन प्रशासन में पहली जो प्रशासन का जो पार्ट है या पहली भाग है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा ही केंद्र का, है ना, केंद्र होता था, या राजा ही सत्ता का प्रमुख केंद्र होता था, और राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए या राजा के को निरंकुश होने से रोकने के लिए राज्य में या केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिपरिषद का गठन भी किया जाता था। आचार्य चाणक्य ने किसी भी राज्य के सफल संचालन के लिए या सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए राज्य के 7 अंगों की बात अपने अर्थशास्त्र में कही है। वो 7 अंग प्रमुख कौन कौन से? एक पहला हो गया राजा, ठीक है, पहला क्या हो गया? राजा हो गया। अमात्य हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोर्स, सेना और मित्र। क्रमशः ये 7 किसी राज्य के सफल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने राज्य के सफल संचालन के लिए 7 केंद्र बिंदु बताए थे, और इन्हीं 7 केंद्र बिंदु के माध्यम से राज्य का या मौर्य काल का सफल संचालन किया जाता था। जो मंत्रिपरिषद होते थे या केंद्रीय प्रशासन या मौर्यकालीन प्रशासन में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले जितने भी अधिकारी, कर्मचारी होते थे या मंत्रीगण होते थे, इन मंत्रियों को जो वेतन दिया जाता था, इस वेतन को पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। मौर्यकालीन अधिकारियों, मंत्रियों को प्राप्त होने वाले वेतन को पन कहा जाता था, या पन के रूप में इनको वेतन मिलता था। पन क्या था? चांदी का एक सिक्का था। पन कैसा था? चांदी का एक सिक्का था, जिसका वजन लगभग 3 से 4 तोले का होता था, है ना। हम कह सकते हैं 30 से 40 ग्राम का एक एक सिक्का होता था। ऐसी चांदी के सिक्कों को पन के रूप में, वेतन के रूप में अधिकारी, कर्मचारियों को या मंत्रियों को मौर्य काल में दिया जाता था। दूसरा देख लेते हैं प्रांतीय शासन। दूसरा कौन सा देखते हैं? प्रांतीय शासन। जैसा कि हम लोग अभी केंद्रीय शासन की बात कर रहे हैं, और इस केंद्रीय शासन में, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन में, अर्थशास्त्र में से 14 ऐसे तीर्थों की बात आई। तीर्थ किसको बोलते थे? जो अमात्य लोग होते थे, जिनके माध्यम से पूरे केंद्र का संचालन किया जाता था, जिनको हम लोग तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रांतीय शासन। मौर्यकालीन प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उनका प्रांतीय शासन। सम्राट अशोक के शिलालेखों से
ऐसे 5 प्रांतों की जानकारी मिली है जिनके माध्यम से मौर्य काल में प्रशासन को सुगमता पूर्वक संचालित किया जाता था। वो 5 प्रांत मौर्यकालीन शक्ति के 5 स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं, या हम यूं कह सकते हैं मौर्यकालीन समय अवधि में मौर्य सम्राटों की जो 5 शक्ति स्तंभ थे या 5 प्रांतों में बटा हुआ था, और इन्हीं 5 प्रांतों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का, किसका, तो मौर्य साम्राज्य का संचालन किया जाता था। वो 5 शक्ति का केंद्र क्या क्या थे, तो तक्षशिला, पहला क्या हो गया, तक्षशिला हो गया, दूसरा हो गया उज्जैनी, तीसरा हो गया तोसाली, चौथा हो गया स्वर्णगिरी, और 5वां हो गया पाटलिपुत्र। इन 5 प्रांतों की राजधानियों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का सुगमता पूर्वक संचालन किया जाता था। विशेषकर जो स्वर्णगिरी है, इसका अलग से महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि ये स्वर्णगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों पे बसा हुआ है, जहाँ पे सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, और इन्हीं खानों से मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के समय में सोने प्राप्त किया जाता था, गोल्ड प्राप्त किया जाता था। तो देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन का तीसरा प्रमुख अंग है नगरी प्रशासन या नगर शासन। जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दरबारी बन के आया था, और मेगास्थनीज के द्वारा जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, इंडिका, जिनको हम क्या कहते हैं, इंडिका के नाम से जानते हैं। इसी इंडिका से मौर्यकालीन प्रशासन की हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज ने जो मौर्यकालीन प्रशासन की नगरी व्यवस्था है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि नगर का, है ना, या शहर का संचालन 30 लोगों के द्वारा होता था। नगर का संचालन कैसा होता था, तो 30 लोगों के द्वारा पूरे नगर का संचालन सुगमता पूर्वक किया जाता था। और ये 30 लोगों की 6 समिति बनी होती थी। 30 लोगों की कितनी समिति बनी होती थी, क्रमशः 6 समिति बनी होती थी, और प्रत्येक समिति में, एक समिति में कितने होते थे, 5 सदस्य होते थे। एक समिति में कितने होते थे, 5 सदस्य होते थे। ऐसे 6 समितियां बनी होती थी, तो ये हो जाएगा 6 5 6 का 30। तो ये 30 लोगों के द्वारा, है ना, नगरी प्रशासन का सुगमता पूर्वक संचालन किया जाता था। इसमें 6 समिति कौन कौन सी थी, तो हम देखते हैं 6 समितियों के बारे में। तो पहली समिति की बात करें तो शिल्पकला समिति होता था, जिससे नगर के शिल्पियों का व्यवस्थापन किया जाता था। दूसरी हम बात करें तो वैदेशिक समिति हुआ करती थी, जो विदेशों से आने जाने, अन्य राज्यों से, नगरों से संबंध स्थापित करने के संबंधित विभाग को देखते थे। तीसरी हम बात करें तो जनसंख्या समिति होता था, जो नगर के अंदर रहने वाले लोगों की पूरी ब्यौरा, पूरी जानकारी या विवरण रखते थे। चौथी जो समिति थी वो वाणिज्य एवं व्यापार, कि मौर्यकालीन नगरों में वाणिज्य और व्यापार का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस हेतु से, है ना, क्या वाणिज्य एवं व्यापार की समितियों का निर्धारण भी किया होता था। जो 5वीं है वस्तु निरीक्षण। 5वीं समिति कौन सी है इनकी, वस्तु निरीक्षण। किसी भी वस्तु के मानकता को, उनकी प्रामाणिकता को, उनके मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नगर की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए वस्तु निरीक्षण समिति का भी गठन होता था। और इनकी 6ठा है कर। किसी भी राज्य के आय के लिए राजस्व कर काफी महत्वपूर्ण होता है। और मौर्यकालीन नगरी प्रशासन की हम बात करें, किसकी बात करें तो मौर्यकालीन प्रशासन की, नगरी प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, तो नगरी प्रशासन में राजस्व की प्राप्ति के लिए या आय के जो प्रमुख सोर्स राजस्व है, कर है, इनके निर्धारण के लिए भी समिति का गठन किया जाता था। तो इस तरह से मौर्यकालीन प्रशासन की जो तीसरी अंग है या
तीसरी प्रकार में नगरीय प्रशासन को रखा जाता है। इस नगरीय प्रशासन में 30 लोगों की समिति के द्वारा, 30 लोगों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, जो आपस में 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इनके द्वारा पूरे नगर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन सुगमता पूर्वक किया जाता था। चौथी हम लोग प्रशासन की इकाई की बात करते हैं तो वो था ग्राम्य शासन या ग्राम्य प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन की चौथी प्रमुख इकाई है या चौथी श्रेणी हम जिसको कह सकते हैं वह ग्राम्य प्रशासन या ग्रामीण शासन। ग्रामीण शासन में ग्रामीण का मुखिया या गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। ये प्रश्न में पूछते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? तो गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? ग्रामीण या ग्रामणी के नाम से जानते हैं, जिनको भोजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजक, भोजक भी कहा जाता है। और ग्रामीण का या गांव के प्रशासन का पूरा जिम्मेदारी या पूरी जिम्मेदारी ग्रामणी का होता है। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटकर, कितने भागों में? 4 भागों में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बांटकर क्रमशः केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा है नगरीय प्रशासन और चौथा है ग्राम्य या ग्राम प्रशासन। इन प्रशासनों के माध्यम से इनका बंटवारा करके सुगमता पूर्वक शासन का संचालन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनके सेना के संगठन को। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में ही देखते हैं मौर्यकालीन सेना के संगठन को। अब आगे देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की अगली कड़ी में है सेना। किसी भी राज्य के सफल संचालन में या सुगमतापूर्वक संचालन में सेना का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मौर्यकालीन सेना को 6 भागों में बांटा गया था या 6 प्रकार की सेनाओं के माध्यम से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता था। जिसमें कौन कौन से? पैदल सेना होता था, है ना, जो पैदल लड़ने वाले होते हैं, पैदल चलते थे। दूसरा है अश्वरोही, मतलब जो सैनिक घोड़े पे सवार होकर क्या करते थे? लड़ते थे। तीसरा है हाथी सेना, है ना, जो सैनिक इसमें हाथी के ऊपर सवार होकर युद्ध करते थे। और चौथा है रथ, जिनको रथी बोलते हैं। आप लोगों ने टीवी सीरियलों में, पुरानी सीरियलों में जैसे महाभारत है, रामायण है या धार्मिक सीरियलों में इस तरह के चतुरांगनी सेना, जिनको क्या बोला जाता था? चतुरांगनी सेना बोला जाता था। पैदल, अश्व, हाथी और रथी, इस प्रकार से मौर्यकालीन प्रशासनिक में सेना का महत्व होता था। इसके साथ साथ मौर्यकालीन प्रशासन में 2 और सैनिक, एक नौसैनिक थे, क्योंकि नौसैनिक जो यातायात के समय युद्ध होता था, जैसे समुद्र के मार्गों से व्यापार होता था, तो उस समय डाकुओं से, है ना, दूसरे शत्रुओं से बचने के लिए नौसैनिक का प्रयोग किया जाता था। और छठा है सैन्य यातायात। यातायात के समय जो सैनिक लोग उनकी सुरक्षा करते थे। इस प्रकार से मौर्यकालीन प्रशासन में 6 प्रकार के सैनिकों के माध्यम से या सेना के माध्यम से मौर्य काल का सुगमता पूर्वक संचालन किया जाता है। आगे देखते हैं इनकी न्याय व्यवस्था को। इसकी न्याय व्यवस्था को तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायाधीश का काम राजा ही करता था या राजा या सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके साथ साथ राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 प्रकार की न्यायालयों की स्थापना किया गया था, जिसे हम लोग क्रमशः धर्मष्ठीय, पहला क्या होता था? धर्मष्ठीय न्यायालय, और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। मौर्य काल में 2 न्यायालयों के माध्यम से मौर्यकालीन व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। पहला कौन सा न्यायालय है? धर्मष्ठी न्यायालय। जिस प्रकार से आज वर्तमान में, है ना, भारतीय न्यायपालिका में या भारतीय संविधान में भी 2 प्रकार की न्यायपालिका आज भी संचालित होती है। एक दीवानी न्यायालय और दूसरा है फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में राजस्व संबंधी मामलों का
सुनवाई किया जाता है या निराकरण किया जाता है, और फौजदारी न्यायालय में खून खराबे, चोरी डकैत, है ना, इससे संबंधित मामलों का निराकरण किया जाता है। ठीक इसी पैटर्न पर, है ना, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था भी संचालित होता था, जिनको हम लोग धर्मष्ठी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जानते हैं। धर्मष्ठी न्यायालय इस फौजदारी दीवानी न्यायालय की तरह काम करता था, तथा कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी न्यायालय की तरह काम करता था। इस तरह से इन दोनों न्यायालय प्रणालियों के माध्यम से मौर्य काल में न्याय की व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था क्या किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। ठीक है, अगले देखते हैं, किसी राज्य के सफल संचालन के लिए या साम्राज्य के सफल संचालन में गुप्तचर व्यवस्था का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस देश की गुप्तचर व्यवस्था या जिस प्रशासन की गुप्तचर व्यवस्था जितनी अधिक अच्छी होगी या जितनी बेहतर होगी, उतना ही बेहतरी से उस राज्य का सफल संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन के सुगमतापूर्वक संचालन करने के लिए दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था का निर्धारण किया गया था या स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग संस्था और संचारण के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों गुप्तचर विभागों के माध्यम से, एक संस्था, दूसरा संचारण। संस्था ऐसे गुप्तचर होते थे जो नगरों में ही एक निश्चित स्थान पर रहते थे और नगरों की सारी जानकारी, अपने क्षेत्रों की जानकारी राजा तक पहुंच जाते थे। दूसरी इनकी व्यवस्था है संचारण का। इसमें ऐसे गुप्तचरों को रखा जाता था जो छद्मवेश या वेश बदलकर अलग अलग स्थानों पर, नगरों में, प्रांतों में घुमा करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शत्रु राज्य या दूसरे राज्य या पड़ोसी राज्यों के यहाँ भी वो विभिन्न पदों में आसीन हुआ करते थे। कभी नर्तकी के रूप में, कभी भोजन पकाने वाले के रूप में, कभी दास के रूप में, तो कभी और उच्च अधिकारियों के रूप में। तो इस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का सफल संचालन किया जाता था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं राजस्व। किसी भी साम्राज्य के सफल संचालन में अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा स्थान होता है। किसी भी राज्य के संचालन में धन का, है ना, अर्थव्यवस्था का क्या होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो राजस्व होता है, राजस्व मतलब क्या, किसी भी राज्य के संचालन में या किसी भी राज्य को प्राप्त होने वाली आय को या सोर्स ऑफ इनकम को क्या बोला जाता है, राजस्व बोला जाता है ना। ये राजस्व आपको कृषि से प्राप्त हो सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकते हैं, नगरों से प्राप्त हो सकते हैं। श्रेणी अलग अलग हो सकता है, विभाग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारे चीजें, है ना, सारे सोर्स क्या कहलाता है, राजस्व कहलाता है। तो देखते हैं राजस्व को। मौर्यकालीन राजस्व प्राप्ति के जो साधन थे वो था दुर्गों से, नगरों से। जो नगरों से लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था, जिनको हम लोग आईटी बोलते हैं ना, इनकम टैक्स बोलते हैं, इसी तरह से नगरों से जो टैक्स मिलते थे, इन टैक्सों से मौर्य काल में राजस्व की प्राप्ति होती थी। दूसरा है राष्ट्र या जनपदों से, क्योंकि हम लोग जानते हैं मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों में जनपदों में बटा हुआ था। तो इन्हीं जनपदों से जो राशि राज्य को मिलता था, हम उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र से आने वाले राजस्व के रूप में उनको देखते हैं या रखते हैं। तीसरी हम बात करें तो हेतु कृषि राजस्व। भारत एक कृषि प्रधान देश पहले भी था और आज भी कृषि प्रधान देश है, और कृषि से एक बहुत बड़ा राजस्व प्रशासन को मिलता है। तो मौर्य काल में भी आय का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो सेतु था। सेतु था मतलब कृषि उपज से प्राप्त होने वाला राजस्व। चौथा यदि हम राजस्व की बात करें तो उसको बोलते हैं वज्र। क्या बोला जाता है, वज्रम, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान के साथ साथ पशुपालक भी थे और कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ चलते थे। तो पशुओं से, है ना, या मवेशियों से प्राप्त होने वाले राजस्व को वज्र राजस्व के रूप में उस समय में कहा जाता था। इस प्रकार से मौर्यकालीन
प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण या व्यवस्थापन किया जाता था। जैसा कि इसके पूर्व हम लोगों ने किस पे चर्चा किया, न्याय व्यवस्था पे चर्चा की है, गुप्तचर व्यवस्था को देखे हैं, इनकी सेना के संगठन को देखे हैं, इनके नगरों का विस्थापन को देखे हैं, और साथ साथ जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उनको देखे हैं। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ और मजबूत थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन साथ साथ चलता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज भी वर्तमान में हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वैसे ही मौर्यकालीन भारत में कृषि प्रधान रहा है भारत, और जो कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई हेतु सुव्यवस्थित या सिंचाई की सुव्यवस्था भी मौर्यकालीन सम्राटों के द्वारा किया गया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में, कहाँ पे? सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। दूसरा जो सम्राट हुए थे ना, सम्राट अशोक हुए थे, इन्होंने भी भारत में या अपने शासनकाल में सिंचाई की सुव्यवस्थित करने के लिए या सिंचाई को सुव्यवस्थित करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो इन सब चीज की जानकारी हमें कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र से मिलती है। दूसरा देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की दूसरी जो बात देखते हैं वो है व्यापार। मौर्यकालीन साम्राज्य में जो व्यापार होता था वो दो तरह के होता था। पहला होता था विदेशी व्यापार होता था, जैसे सीरिया, मिस्र या पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार भारत का होता था मौर्य काल में, ये व्यापार होता था समुद्र के रास्ते से, बंदरगाहों के माध्यम से होता था। और दूसरा जो व्यापार होता था इनको हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। पहला विदेशी व्यापार, दूसरा कौन सा है? आंतरिक व्यापार। यदि हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार में भारत के जो प्रमुख केंद्र थे, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, प्रयाग हो गया, काशी हो गया, कौशाम्बी हो गया, इन्हीं प्रमुख नगरों के माध्यम से भारत में मतलब मौर्यकालीन भारत में व्यापार या उद्योग चलते थे, जिनको उत्तरापद के नाम से इस समय में संबोधित किया जाता था। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इनके उद्योग। यदि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में उद्योग की बात करें तो प्रमुख रूप से संचालित होने वाला उद्योग है कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग प्रमुख रूप से संचालित होता था। विशेषतः जो बंगाल की मखमली कपड़े होते थे वो भारत में ही नहीं अपितु विश्व प्रसिद्ध था, जिनका भारत से एक्सपोर्ट होता था बाहर देशों में, है ना, व्यापार किया जाता तो काफी प्रसिद्ध था। इस कपड़ा उद्योग के साथ साथ भारत में अन्य भी उद्योग चलते थे, जैसे बढ़ाईगिरी हो गया, चर्म का हो गया, धातु का हो गया। तो इस प्रकार के उद्योग धंधे मौर्यकालीन भारत में चलते थे। इसके साथ साथ जो उद्योग चलता था, जो व्यापार चलता था, इस व्यापार के व्यवस्थित करने के लिए, नियमन के लिए तो वस्तु विनिमय होता था, और वस्तु विनिमय के साथ साथ सिक्कों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। यदि हम सिक्कों की बात करें तो बुद्ध काल में कह सकते हैं तो 600 बीसी के समय, कौन से समय अवधि में? 600 ईसा पूर्व के समय में आहट सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के चलते थे? आहट सिक्के चलते थे, जिनको पंचमार्क सिक्के के नाम से भी हम जानते हैं। ये सिक्के चांदी के निर्मित होते थे, जिसको पीट कर बनाया जाता था। आहट या पंचमार्क के सिक्के 600 बीसी के आसपास चलते थे बुद्ध के समय अवधि में। लेकिन मौर्यकाल के आते आते 260, 270 या 322 से 236 ईसा पूर्व के आते आते मौर्यकाल में इन सिक्कों के स्वरूपों में परिवर्तन हो गया। मौर्यकालीन जो सिक्के मिले हैं वो 3 तरह के सिक्के मिले हैं: सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्के को करसयन कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को काकीर्ण के नाम से जाना जाता था।
तो इस तरह से उद्योग, व्यापार और राज्य में अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए मौर्य काल में सिक्कों का निर्माण भी किया जाता था। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के, इसके साथ साथ सिक्कों के साथ साथ वस्तु विनिमय भी इस समय अवधि में चलता था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं की अदला बदली व्यापार में किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य को। तो इस प्रकार से जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का संचालन कृषि, व्यापार, उद्योग, सिक्के के माध्यम से सुगमता पूर्वक किया गया था या होता था। आगे देखते हैं मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला को। तो मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित किए हैं। क्यों आकर्षित किए हैं? क्योंकि मौर्य काल में जिस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, स्तंभ का अभिलेख या गुफाओं का निर्माण किया जाता है, तो इनमें जो कलाकारियां दिखती है ये इतिहासकारों को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेती हैं। यदि हम कला के क्षेत्र में बात करें तो मौर्यकालीन कला में जो स्तंभ कला का निर्माण किए थे या स्तंभों का निर्माण करते, तो अति सुंदर स्तंभों का निर्माण करना, सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण करना, गुफाओं का निर्माण करना। और स्तंभ कला की यदि हम बात करें, विशेषतः जो सारनाथ से सम्राट अशोक का स्तंभ मिला है, जिनको शीर्ष सिंह स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा स्तंभ? शीर्ष सिंह या सिंह शीर्ष स्तंभ, जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो सारनाथ में स्थापित है, जिनको वर्तमान सरकार ने या जिसको भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। जहां से प्राप्त चक्र को हम लोग तिरंगे में दिए हैं, जिनको अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला का एक सुंदर बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है, आगे यदि हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रासाद है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद जो कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में निर्मित है। तो वो उस राजप्रासाद को देखते ही वहां की व्यवस्था बनती। उनकी इतनी सुंदरता, निर्माणकर्ताओं ने इतनी सुंदर तरीके से उनका निर्माण किया है कि जो भी व्यक्ति उनको देखता है सहज ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि मानव ने इतना सुंदर कृति किस प्रकार से की होगी। फहयान ने जब भारत में आने के बाद, फहयान जो एक चीनी यात्री थे, वो जब भारत आए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा कि इतना सुंदर भव्य कृति मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकती, ये कोई देव कृति है। यहाँ तक फहयान ने उनके बारे में कहा। किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त के जो राजप्रासाद है, जो कहाँ से प्राप्त, कहाँ पे स्थापित है? पाटलिपुत्र में। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात करें तो स्तूपों की बात आती है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। और इसी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते करते उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण भारत में और अन्य क्षेत्र में कराया। विदेशों में भी स्तूपों का निर्माण कराया। कहीं कहीं ये बातें अतिशयोक्ति लगती है, किंतु फहयान ने, हेनसांग ने स्वयं 80 स्तूपों को भारत में उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार से स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं यहाँ की लोक कलाओं को, है ना, जो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं, तो मौर्यकालीन लोक कला की इनमें दृष्टि देखते ही बनती है, यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं। आगे देखते हैं श्रेणियां। ये प्रश्न में स्पेशल पूछे जाते हैं, श्रेणियां क्या है? तो मौर्यकालीन भारत में जो शिल्पी, जो व्यापारी होते हैं, ये अलग अलग श्रेणियों में संगठित होते थे और इनके इसी संगठित श्रेणी को ही श्रेणियों के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, श्रेणियां किसे कहते हैं? तो मौर्यकालीन भारत में जो व्यापारी, जो शिल्पकारी जो लोग होते हैं, वो अलग अलग श्रेणियों में बटे होते थे और इसी अलग अलग श्रेणियों के संगठन को, है ना, अलग अलग समूह के संगठन को श्रेणियों के नाम से जानते हैं, जिनके माध्यम से व्यापारी और शिल्पकारियों का जीवन सुगमता पूर्वक संचालित
होता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग आगे देखते हैं मौर्यकालीन लोगों की सामाजिक जीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, है ना, उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन की छटा, है ना, या वो परिवर्तन भारत में ही नहीं, सम्राट अशोक में ही नहीं, अरतु पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विदेशों में भी देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि मौर्यकालीन जो लोगों की सामाजिक जीवन का नैतिक जीवन स्तर काफी ऊंचा था। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। इस तरह से लोगों के सामाजिक जीवन में नैतिक स्तर काफी ऊंचा उठा हुआ था इस काल में। तो मौर्य काल के लोगों के सामाजिक जीवन में नैतिक स्तर कैसा था? काफी ऊंचा था। धनी लोग, है ना, कुछ लोग बहुविवाह करते थे, लेकिन आम लोग केवल एक ही विवाह करते थे। अगला देखते हैं शिक्षा एवं साहित्य। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में शिक्षा एवं साहित्य का भी बड़ा योगदान था। तक्षशिला संभवतः मौर्यकालीन शिक्षा के सबसे सर्वोच्च या महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं ही शिक्षा ग्रहण की। तक्षशिला में वेदों की, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्सा और युद्ध आदि विषयों का शिक्षा दिया जाता था। इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है आचार्य चाणक्य भी वहां पे आचार्य के रूप में लोगों को अध्यापन कराते थे। ऐसी जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मिली है। और इसके साथ साथ जो चाणक्य है उनके द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र में इनके शिक्षा और साहित्य के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह से मौर्य काल, जिसकी यदि हम समय अवधि की बात करें तो कब से 322 ईसा पूर्व या बीसी से लेकर 236 ईसा पूर्व तक रहा है। और इस पूरे समय अवधि में 236 ईसा पूर्व तक, 322 से लेकर 236 ईसा पूर्व में मौर्य काल का शासन मगध के क्षेत्र में था। और मगध के साथ साथ इनका नियंत्रण पूरे भारतवर्ष में था लगभग। आज के लिए